Hello friend, welcome back to my YouTube channel. I am your friend Dr. Pai Shayan and you are watching my YouTube channel Dr. Pai Shayan Healthcare. फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ मलेरिया पार्ट 2 के बारे में, जिसमें शायद कुछ ऐसे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया कि शायद हम कुछ चीज़ें अभी नहीं समझ पाए हैं मलेरिया के बारे में, तो आप उसके बारे में समझाएं। तो मैं उसके बारे में भी एक मलेरिया का मेरा इससे पहले भी एक वीडियो आया और मैं फिर समझा रहा हूँ कि मलेरिया क्या होता है, किस मच्छर के काटने की वजह से होता है और कैसे ये सर्कल बन जाता है, कैसे ये जो है कैरी हो जाता है, मच्छर इसको कैरी कर लेता है। मैं सब कुछ कंप्लीट समझाऊँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें फ्रेंड। सेट हो, शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मलेरिया जो है एक खास तरह के मच्छर काटने की वजह से होता है, जिन्हें हम लोग एनोफिलीज कहते हैं, एनोफिलीज मॉस्किटो बोलते हैं। वो एक खास तरह का मच्छर होता है जिसकी वजह से हम लोग जब वो काटता है तो होता है। दूसरे भी मच्छर हैं जैसे क्यूलेक्स और भी तरह के, उनके भी काटने की वजह से होता है। जब कोई मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी को काटता है तो वो इस इंसान को क्या करता है, उसमें अपनी पैरासाइट को छोड़ देता है, सिजोरॉइड को छोड़ देता है, जिसे सिजोरॉइड बोलते हैं, उसे वो छोड़ देता है। तो उस इंसान में मलेरिया के पैरासाइट आ जाते हैं। फिर वो पैरासाइट ब्लड में रहते हैं और वो लीवर में चले जाते हैं। वहाँ पर वो अपने आप को बड़ा करते हैं और फिर वो मेसोराइड बन जाते हैं। अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं तो वो मेसोराइड बन जाते हैं। तो जब ये रेड ब्लड सेल्स में रहते हैं और पूरे ब्लड में दौड़ रहे होते हैं, तब कोई दूसरा मच्छर काटता है तो क्या करता है, उस इंसान से वो पैरासाइट ले लेता है। अब वो जब किसी को काटेगा तो उसको भी वो पैरासाइट दे देगा। इसका मतलब एक चेन बन जाती है, मच्छर से आदमी में, आदमी से मच्छर में, मच्छर से आदमी में, फिर वो एक कैरियर हो जाता है, बन जाता है और फिर वो घूमता रहता है। ऐसा हो सकता है, साइंटिफिकली अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं है, लेकिन मे बी ये हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गया कि एक खास तरह का मच्छर हुआ, क्यूलेक्स, एनाफ्लीज, जिनके काटने की वजह से मलेरिया होता है। चूंकि मलेरिया का जो सिजोराइड होता है वो लीवर में जाता है, लीवर में अपनी फैमिली को बड़ा करता है और जब वो बड़ा कर लेता है फ्रेंड्स, ठीक है, तब वो क्या करता है, आरबीसी पर अटैक करता है और ब्लड के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, उन पर जो है हमला करता है और हमला करके उनको तोड़ देता है, आरबीसी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ठीक है, जब वो ख़त्म करने लगता है तो फिर आपको एनीमिक हो जाते हैं, आप एनीमिया आपको हो जाता है और एनीमिया के साथ साथ आपका प्लेटलेट काउंट घटने लगता है। आप समझ लें कि ये गर्म देशों में इतना ज़्यादा फैलता है, इतना ज़्यादा फैलता है कि इससे हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है। ठीक है, जिसमें से मलेरिया के कई 4 तरह के वेरिएंट होते हैं, जैसे पैरासाइट वाइवैक्स, पैरासाइट ओवेल, पैरासाइट मलेरी, पैरासाइट फाल्सीपुरम। इन सब में सबसे खतरनाक जो होता है वो पैरासाइट फाल्सीपुरम होता है। जब आप टेस्ट कराते हैं, रैपिड टेस्ट कराते हैं, तो उसके अंदर ये शो हो जाता है, एमपी का। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हुआ कि कौन ज़्यादा खतरनाक है और कैसे होता है, ये आरबीसी को तोड़ते हैं। अब आता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक्स। फर्स्ट आपको सिम्टम्स से शुरू करता हूँ कि सिम्टम्स कैसे आते हैं। मलेरिया के जो सिम्टम्स आएंगे वो पहले चिल्स के साथ आएंगे कि आपको जाड़ा लगेगा, रहेगा जस्ट, आपको फिर फीवर आएगा, एंड फीवर आने के कुछ देर के बाद फिर आपको स्वेटिंग, चिल्स, फीवर, स्वेटिंग, चिल्स, फीवर, स्वेटिंग, ये एक टाइम पर बार बार हो रहा हो। फिर आपको इसके साथ में हेडेक्स हो सकता है, एनीमिया हो सकती है, ठीक है, आपको बैक पेन हो सकता है, नाउजिया, वॉमिटिंग हो सकता है। इसके साथ साथ इन सीवियर कंडीशन में आपकी किडनी फेलियर हो सकती है, लिवर फेलियर हो सकता है, किडनी की बीमारियां हो सकती हैं, लिवर की बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि ये ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा है। चूँकि ये रेड ब्लड सेल्स में होता है इसलिए ये ब्रेन को भी इफेक्ट कर देता है। वो और सीरियस कंडीशन में पेशेंट कोमा में चला जाता है, इवन उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका डेंगू के सिम्टम्स फ्रेंड्स। ठीक है, डेंगू के मलेरिया के सिम्टम्स। अब मलेरिया में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको कैसे इसको जो है मैनेज करना है। अगर आपको इनमें से कुछ भी लग रहे हैं तो आप तत्काल अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर्स आपकी कुछ जांच करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट्स, LFT, KFT, MP कार्ड, विडाल, ये सारी चीज़ें वो करा सकते हैं। ठीक है, डेंगू रैपिड टेस्ट, मलेरिया रैपिड टेस्ट, ये सारी चीज़ें वो करा सकते हैं। और डॉक्टर के पास जाने के अलावा आप अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसे ही आप डिहाइड्रेट होने लगेंगे आपको उल्टी, वॉमिटिंग के साथ साथ आप जो है ब्लड प्रेशर गिर सकता है, आपको शॉक हो सकता है, फिर वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रहेगी।
ठीक है फ्रेंड्स। टाइम टू टाइम आप अपना सीबीसी का काउंट कराते रहेंगे। जैसे ही डॉक्टर बोलेगा सीबीसी आपको कराना है, वैसे आपको सीबीसी कराना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपको अपने आरबीसी और प्लेटलेट्स को देखना है। कभी कभी पेशेंट को क्या करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, इतना ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आपको पैरासाइट फॉल्सीफोरम पॉजिटिव दिख रहा है तो फिर आपको मतलब जरा से भी देरी नहीं करनी है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और क्या करना है। अगर डॉक्टर बोलते हैं तो आपको उनके एडवाइस के हिसाब से आपको एडमिट हो जाना है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मलेरिया का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पहले टाइम पर मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए खास तरह की मेडिसिन आती थी जिसे क्लोरामफेनिकोल कहते थे, लेकिन ये अब ये मल्टी रेसिडेंट हो गई है। अब मल्टी रेसिडेंट होने के लिए इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन अब आ गई हैं, जैसे आर्टीमेथर, आर्टीमेसिनिन और लुमीफेंड्रिन। इसके साथ में एक किट्स आती है, किट में मेफिलोक्यूइन और एंड आर्टिसुनेट और प्लस डॉक्सीसाइक्लिन होता है। तो इन सारी मेडिसिन से मतलब इस कहने का ये मतलब है कि एंटी मलेरियल मेडिसिन से इसका इलाज होता है। कुछ खास टाइम के बाद, ये दवाएं चलने के बाद कुछ खास टाइम के बाद में आपका मलेरिया जैसे ही जो है नेगेटिव होता है, आपको फीवर आना बंद हो जाता है, सब कुछ होना बंद हो जाता है। लेकिन इस दवा के साथ साथ आपको फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल भी देते हैं। तो वो डॉक्टर्स आपको देखते हैं कि आपको क्या क्या देना है, कैसे कैसे देना है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर अब मैं बताऊंगा कि होम रेमेडीज़ में आपको बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा घबराएं नहीं। बीमारियां हैं, ये आती रहेंगी और जाती रहेंगी। आपको कुल मिलाकर पानी ज़्यादा पीना है, लिक्विड ज़्यादा लेना है। ठीक है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। फलों का रस आप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट कम हो रहा है तो पपीते की पत्तियां ले सकते हैं, उनका रस ले सकते हैं। और कई मेडिसिन आती हैं आजकल मार्केट में जो प्लेटलेट को बढ़ाती हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब रही बात कि कैसे डायग्नोज करते हैं, तो डायग्नोज का भी मैंने बता दिया। डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स आपका सीबीसी, एलएफटी, केएफटी और अगर दिमाग की ऐसी बात जा रही है तो वो माइंड टेस्ट भी सिटी भी करा सकते हैं। उसके बाद में रैपिड टेस्ट हो गया, आपका मलेरियल किट्स हो गया, एमपी कार्ड, ये सारे टेस्ट वो करा सकते हैं। ठीक है, जिसमें उन्हें उस वक्त ये कराना ज़रूरी लगेगा वो करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ लग रही है तो आप अपने आप से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मलेरिया जानलेवा हो सकता है, डेंगू जानलेवा हो सकता है। आप इसको समझें, कोई भी दवाइयाँ आप ऐसी नहीं लेंगे एनाल्जेसिक जिनसे आपका प्लेटलेट काउंट नीचे जाए, गिर जाए, डाउन हो जाए, आरबीसी आपका टूटे, ऐसा कुछ भी नहीं लेंगे। वैसे भी ये जो है आपको संभालने का मौका इतनी जल्दी नहीं देता, तो इसे समझें। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जो वो बताते हैं आप वैसे उसे फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और जिन्होंने मेरा ये वीडियो देखा है, अगर उन्हें ये लगा है कि मैंने ज़रा से भी कुछ ऐसी बात करी है जिससे उन्हें कुछ नॉलेज मिला है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।